Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में बात करी थी और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप उन कमांड्स को रिवाइज करके आइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप उन कमांड्स को रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने रिवाइज किया हुआ है और हमारा जो आगे का लेक्चर इसी एजम्पशन पर बेस्ड है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपको समस्या हो सकती है। तो इस लेक्चर में हम दो काम करेंगे। एक तो हम अपने कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस के कुछ और ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग डेटा होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में, इन दो टॉपिक्स को कवर करने का। ठीक है, चलिए अब हम इस लेक्चर का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर इस लेक्चर की स्लाइड्स अगर डाउनलोड करनी है तो आप हमारी होम पेज पे चले जाइएगा। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और अगर यहाँ से भी कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को आप अपने सेल फोन में, आपके पास जो भी कोई फ्री का पैकेज अवेलेबल है आप उसको इंस्टॉल करके आप उसे स्कैन करेंगे तो ये QR कोड के थ्रू भी आप डायरेक्टली आप इस एड्रेस पर आ सकते हो। और अगर यहाँ भी कोई आपको समस्या आती है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन पे चले जाइए, वहाँ पर आप हमारा नाम ऐड कर लीजिए, टाइप कर लीजिए और उसके आगे टाइप कर लीजिए IIT कानपुर, और उसमें से आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और वहाँ से आप स्वयं प्रभा के लिंक पर आकर के आप इस स्लाइड को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम कहें कोई मैट्रिक्स हमारी है सपोज 1 2 3 4 5 6, अर्थात जहाँ पर पहली रो में है 1 2 3 और दूसरी रो में है 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा 2/3 का, 2 रोज और 3 कॉलम। इसका अगर हम ट्रांसपोज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एक्स, यूजुअली इसको हम जो मैट्रिक्स लैंग्वेज की भाषा में इसके ऊपर हम एक प्राइम लगा देते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स प्राइम। और इसमें क्या होता है, हमारे रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। अर्थात आप अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 क्या है, ये आपकी पहली रो है, ये आपका यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3, और जो आपका सेकंड रो है 4 5 6 वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3/2 हो जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। तो इस तरीके के हमारे मैट्रिक्स में बहुत ही कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, और इस तरीके के ऑपरेशन को अगर आपको अपने इस R कंसोल में करना है, उसको कैसे किया जाए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं, और मैट्रिक्स में हमने एक 4/2 की मैट्रिक्स ले ली है और उसमें R कमांड का इस्तेमाल किया है। मैट्रिक्स MATRIX, इसमें से नंबर ऑफ रो हमारी कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉल हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और जो हमारा डेटा कितना हो जाएगा, ये हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है तो हमारा 8 वैल्यूज़ हमको चाहिए। इन वैल्यूज़ को ले लिया 2 से 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमने ये भी कह दिया कि हमारा जो उसमें डेटा का अरेंजमेंट है वो बाई रो होगा। ओके, तो अब आप देखेंगे आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल गई, 2 3 रो वाइज, 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9। ओके, अब ये मैट्रिक्स है, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब आप ये बताइए, आप पहले आप जरा सा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद से निकाल लीजिए, ये बहुत आवश्यक है आपको समझने के लिए।
अब देखिए इसमें से क्या होगा, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पहला कॉलम है वो हमारा पहली रो बन जाएगा। तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, 2 4 6 8, और जो हमारा सेकेंड कॉलम है वो हमारा सेकेंड रो बन जाएगा, 3 5 7 9। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसी ऑपरेशन को हम आर में कैसे करेंगे ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारा कमांड होता है टी, और हम क्या करते हैं, टी लिख करके पैरेंथेसिस में उस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं जिसका हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। तो आप अगर ध्यान दीजिए, मैंने अपनी मैट्रिक्स का नाम दिया था x, तो मैंने इसमें से tx कर दिया और इसको मैंने एक नाम दे दिया xt, सो दैट कि हम इसको आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये आपकी मैट्रिक्स ये बन के आ गई। जो आपका देखिए इस वाले में पहला आपका कॉलम था 2 4 6 8, देखिए ये आपका यहाँ पर पहली रो हो गया 2 4 6 8, और जो आपका यहाँ पे इस मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम था वो आपका सेकेंड रो हो गया। ओके, राइट। तो आपने देखा कि ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। अब इस ऑपरेशन को ज़रा सा हम अपने आर कंसोल पर भी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमारी मैट्रिक्स हो गई x, और इसका अगर मुझको ट्रांसपोज निकालना है तो हमने क्या कमांड दिया है, t ऑफ x। ओके, हम इसको एक नाम दे देते हैं सो दैट कि हमको आगे अगर हम इसको कभी कॉल करना चाहें तो हमको कोई दिक्कत ना हो, हम इसको आगे कॉल करेंगे भी। तो देखिए मैंने xt के अंदर मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्टोर कर दिया है। ओके, ये तो बहुत ही आसान ऑपरेशन था। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली बात तो आपको ये कुछ जो मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, ये मालूम होना चाहिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मालूम होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे कुछ एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, अगर हम मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा क्या होगा, स्टार। अगर हम स्टार से को यूज़ करें, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का हमारा कमांड कुछ और होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका जो पहला एलिमेंट है 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, दूसरा एलिमेंट क्या है 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, तीसरा एलिमेंट क्या है, इस नंबर को 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6, बन जाएगा 6। उसी तरीके से अब आप सेकेंड रो जो है 4 5 6 की, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हर एक एलिमेंट को। तो पहला एलिमेंट आपका सेकेंड रो में बन जाएगा 2 इंटू 4 8, देन दूसरा एलिमेंट 2 इंटू 5 10, और तीसरा एलिमेंट 2 इंटू 6 12। और इसी तरीके से थर्ड रो में आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा 2 7 जा 14, दूसरा एलिमेंट 2 8 जा 16, और तीसरा एलिमेंट 2 9 जा 18। ओके, तो एलिमेंट वाइज इसमें से हम जब किसी स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब हम किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 मैट्रिक्स हैं x और y, तो x और y का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब अगर हम कहें कि x का हमारा सपोज ऑर्डर है m/n और y का ऑर्डर हमारा है n/, कुछ भी हो सकता है, n/n n/p कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 2 नंबर हैं इनको समान होना चाहिए, राइट।
किसी के उदाहरण के लिए अगर हम कहें x का हमारा ऑर्डर है 2/3 और y का ऑर्डर हमारा है 3/3, तो हमको इससे तीनों तीन कॉमन हो गया और जो उनका प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको 2/3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए x और y को लेते हैं, x को मैंने लिया 2/3 और y को मैंने लिया 3/10, तो फिर से आप देखोगे तीन तीन कॉमन है, दोनों का सेम है, तो जहाँ से हमको जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको 2/10 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सिंपल रूल होते हैं जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम कभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ये बात अपने आप से इम्प्लाइड होगी, अपने आप में निहित होगी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो रहा है जब हमारे मैट्रिक थ्योरी के सारे नियमों का पालन हो चुका है। कभी मैं ऐसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करूंगा जहां पर पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही ना हो। ओके, जो मैंने एक्स मैट्रिक्स ली थी उसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देख लीजिए, आपकी देखिए ये मैट्रिक्स थी, मैंने इसीलिए इसके एलिमेंट बहुत ही आसान से लिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि आप इसमें से देख सकें, मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत ना हो। तो पहला एलिमेंट आपका था 1, तो वहाँ पे क्या हो गया 4 × 1 4। दूसरा एलिमेंट क्या था 2, तो क्या हो गया 4 × 2 8। और उसके बाद में थर्ड एलिमेंट क्या था 3, तो 4 × 3 हो गया। तो ये आपका 4 × 1, ये 4 × 2, ये आपका 4 × 3, और इसी तरीके से जो चौथा एलिमेंट था आपका 4, तो 4 × 4 हो गया। पांचवा एलिमेंट था 5, तो ये आपका 4 × 5 हो गया। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स आपस में स्केलर से मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ओके, तो मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए मैं आपको ये आर में भी करके दिखा देता हूँ। ओके, चलिए मैं इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और देखिए एक्स आपकी मैट्रिक्स ये आ गई। ओके, अब इसमें से आपने कर दिया सपोज 4 × x, तो आप देखेंगे इसमें से हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। हाँ, अगर आप यहाँ पे x × 4 भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। तो आप अगर ये देखेंगे तो ये दोनों का हमारा आउटकम 4 × x और x × 4 दोनों का एक ही आएगा। गणित के नियमों के हिसाब से आप समझते हो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे भी करना चाहो 2 × x × 3, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 × 3 6, राइट। तो आप चाहे उसको आगे करो चाहे पीछे करो, आप देखोगे तो इसमें से हर एक एलिमेंट आपका मैट्रिक्स का 6 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप ये कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान काम है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। ओके, अब हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करने के लिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब हमारी जो मैट्रिक्सेस हैं, हमारे पास मैट्रिसेस हैं x और y, और x का ऑर्डर हमारा है m/n और y का ऑर्डर हमारा है n/p। सभी हमारा इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जब ये दो नंबर, अर्थात कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हों। तो हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आपको याद होगा, देखिए ये जो मैंने मैट्रिक्स ली थी, यहाँ पर देखिए x, इसका ऑर्डर क्या था 4/2, और फिर इसमें इसका मैंने ट्रेस निकाला, ट्रेस का ऑर्डर क्या आ गया 2/4। तो मैंने x और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दोनों का मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब आपका ट्रेस ऑफ x का ऑर्डर क्या था 2/4 और x का ऑर्डर क्या था 4/2। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आपस में हो सकता है, राइट। तो अब हम ट्रेस ऑफ x और x को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि ट्रेस ऑफ x और x दोनों ही हमारे मैट्रिक्स हैं। ट्रेस ऑफ x भी मैट्रिक्स है और x भी मैट्रिक्स है।
तो अभी जो मैंने पहले किया था वहाँ पे एक स्केलर था और एक मैट्रिक्स था, तो स्केलर और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा कमांड होता है स्टार। लेकिन जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारा कमांड होता है परसेंटेज स्टार परसेंटेज। मतलब स्टार के हम आगे पीछे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं और ये हमारा दिखाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अब ट्रेस ऑफ एक्स और जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है आप स्टार लगा के आगे पीछे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, इनटू एक्स करिए, आपको देखिए ये आउटकम मिल जाएगा। और ये आउटकम कैसे मिलेगा आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण ले लेता हूँ दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर हम कह दें 1 2 3 4 5 6 और एक हम मैट्रिक्स ले लें से 7 8 9 10 11 12। ओके, तो जो हमारा यहाँ पर पहला एलिमेंट हमारा आएगा ये हमारा क्या होगा, जो हमारे पहली रो के हमारे एलिमेंट्स होंगे दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होंगे। अर्थात ये कैसा हो जाएगा 1 × 7 + 2 × 8 + 3 × 9। ओके, और जो यहाँ पर हमारा एलिमेंट आएगा उसमें से हमारे पहली मैट्रिक्स के दूसरे रो के एलिमेंट्स दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अर्थात ये हो जाएगा 4 × 7 + 5 × 8 + 6 × 9। और उसी तरीके से हम जब यहाँ पे अपने बाकी दो एलिमेंट की बात करेंगे इस जगह पर और इस जगह पर, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमारा आएगा जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या होगा, ये हमारे पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स की दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10 + 2 × 11 + 3 × 12। और जो इसके नीचे हमारा अंतिम एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का 2 2 वाला, वो क्या हो जाएगा दूसरी रो, पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 × 10 + 5 × 11 + 6 × 12। तो ये ऑपरेशन हमारे मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मुझको लगा कि शायद बहुत से लोग शायद भूल चुके होंगे, तो मैं छोटा सा ऑपरेशन करके आपको दिखा दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दूंगा कि जो मैंने यहाँ पे ट्रेस ऑफ एक्स और एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करिए अपने हाथ से कि क्या आंसर यही आ रहा है। और मैं तो आर आपको सिखाने आया हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर आर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आपने लिया था ये वाली मैट्रिक्स। ओके, ट्रेस ऑफ एक्स आपका देखिए क्या है, ये आपका देखिए ऐसी मैट्रिक्स आ गई। एक्स का ऑर्डर था 4/2, ट्रेस ऑफ एक्स का ऑर्डर आ गया 2/4। अब अगर हम ट्रेस ऑफ एक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज और अगर हम एक्स करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमको हमारा जो उत्तर मिल गया 2/2 की मैट्रिक्स, जो हमारा इसका ये उदाहरण है। ओके, अब अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम मान लीजिए एक्स और ट्रेस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक्स परसेंटेज स्टार परसेंटेज ट्रेस ऑफ एक्स, तो क्या होगा, क्या ये मल्टीप्लाई होगा? पहले हम समझिए, एक्स का ऑर्डर क्या है 4/2 और ट्रेस ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या है 2/4, तो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। देखते हैं, देखिए, लेकिन हमारा उत्तर क्या आएगा, अब हमारा उत्तर 4/4 की मैट्रिक्स आएगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए, पहले स्क्रीन को साफ कर लूँ, एक्स और ट्रेस ऑफ एक्स हमारा ये है और यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, तो देखिए क्या होगा, ये कह देगा एरर। ओके, ये तो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि इनके हमारे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंगल स्टार है ये दिखा रहा है कि ये आपका स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कुछ और है। मैं अगर x इंटू एक्स करूँ, x आपकी क्या है, ये आपकी 4/2 की मैट्रिक्स है और हम x स्टार x कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, आप इसको पहचान सकते हैं ये क्या हुआ।
जब आपने x स्टार x किया तो इसने x मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात जो इसका x11 था वो x11 से मल्टीप्लाई हो गया, x12 से मल्टीप्लाई हो गया, x21 से मल्टीप्लाई हो गया और x22 आपका x22 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसी तरीके से मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप अगर देखेंगे 1 into 1 is 1 और x में आप अगर ध्यान दीजिए सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही हम जो थर्ड एलिमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं 3 पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 into 3 9, और बाकी तरह से बाकी जो एलिमेंट आपके 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, 7 into 7 और 8 into 8 64 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि R कैसे काम कर रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे दो मैट्रिसेस अगर हम ले लेते हैं, सपोज अगर x इक्वल टू x11, x12, x21, x22 और y को अगर हम ले लेते हैं y11, y12, y21, y22, तो अगर हम x स्टार y करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा x11 इंटू y11, x12 इंटू y12, x21 इंटू y21 और x22 इंटू y22, राइट। तो ये फ़र्क है। लेकिन इनकेस अगर हम यहाँ पर x परसेंटेज स्टार परसेंटेज y करेंगे तो हमको कुछ और मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, अगर आप लिखने की कोशिश करें तो जो आपका पहला एलिमेंट होगा ये आपका x11 इंटू y11 प्लस x12 इंटू y12 और इस तरीके से आपके पास बाकी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये x स्टार y और x परसेंटेज स्टार परसेंटेज y दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। x स्टार y मैं आपको साफ साफ यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये आपका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि R के अंदर हमारे बहुत से कमांड ऐसे होते हैं जो आपको एक फंक्शन की तरह काम करते हैं और जो आप करना चाहते हो वो आपको डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको इस वाले उदाहरण में ट्रेस ऑफ x और x को मल्टीप्लाई करके दिखाया, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स ली x और इसका मैंने निकाला ट्रांसपोज x प्राइम और मैंने x प्राइम और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो इसका तो एक तो तरीका आपने देख लिया कि ये हमारा क्या है ट्रेस ऑफ x इंटू मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन इंटू x। ये जो क्वांटिटी है ना x ट्रांसपोज x, ये हमारे लिए बड़ी पॉपुलर क्वांटिटी है सांख्यिकी में। आप अगर कभी लीनियर रिग्रेशन मॉडल या इस तरह की का आप काम करते हो तो x ट्रांसपोज x हमारा ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत बार आता है। तो x ट्रांसपोज x को बार बार ट्रेस ऑफ x इंटू x करने की जगह इसका एक फंक्शन बना दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका हमारा फंक्शन है CROSSPROD। ये काहे का शॉर्ट फॉर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन है ये आपको एसेंशियली अगर आपकी मैट्रिक्स x है तो आपको ये x ट्रांसपोज x का वैल्यू बताता है। तो अगर हम यहाँ से कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट x तो आपको जो कमांड आपने पहले इस्तेमाल किया है ट्रेस ऑफ x और x को मल्टीप्लाई करने का, यही कमांड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, पहले आप यहाँ से देख लीजिए। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का कमांड लाएंगे तो हमको ये कमांड मिलेगा। ओके, अब आप देखिए ज़रा अपने पहले वाले में जहाँ पर आपने ट्रेस ऑफ x इंटू x किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ में, यही आंसर उत्तर तो मिल रहा था आपको 84, 100, 100, 120। यही तो आपको यहाँ भी मिल रहा है 84, 100, 100, 120, राइट। तो ये कुछ हमारे पास R में लोगों ने ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ ये हमको कमांड
दिए हैं। लेकिन ये सच बात नहीं है कि ज़िंदगी आसान करने के लिए ये है कि जब हम कभी किसी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन एक एल्गोरिथम के थ्रू होता है, तो उस एल्गोरिथम के थ्रू हमको क्या है कि हम जो भी आउटपुट निकालेंगे और हम इस फंक्शन को निकालेंगे, तो इस फंक्शन को तो निकालने में हमारा कंप्यूटेशन फास्ट हो जाता है। ये आपको यहाँ पे 2 by 2 की मैट्रिक्स में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम अगर बड़ी बड़ी मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर की स्पीड में आपको अंतर दिखाई देगा। तो ये एडवाइजेबल होता है कि अगर किसी ने कोई फंक्शन किसी कार्य को करने के लिए तैयार किया है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका फंक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि उस प्रोग्राम को रन करने में समय कितना लगा। अगर हमारे पास एक ही काम को करने के लिए 2 प्रोग्राम्स हैं, तो जिस प्रोग्राम में समय कम लगेगा वो उस प्रोग्राम को अच्छा माना जाएगा। हाँ, दोनों का आंसर, दोनों का उत्तर तो सही आना चाहिए, ये तो कंडीशन है ही है। अब देखिए, मैं आपको यही काम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ पे ली मैट्रिक्स x जो आपकी पहले वाली थी, ये आपने ट्रेस ऑफ x निकाला हुआ था। मैंने ट्रेस ऑफ x और x को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी कमांड को हम अपने देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। देखिए, ये वही जवाब आ गया, दोनों उत्तर आपके आपस में मिल रहे हैं। ओके, तो अब आपको कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए कि दोनों काम एक ही हो रहे हैं मेरे। ओके, अब हम मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ये मालूम है कि मैट्रिक्स में जो हमारा नियम होता है, उसमें से 2 मैट्रिक्स को हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हों। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं x और y, x का ऑर्डर हमारा है सपोज 4 by 2, अगर हमारा y का ऑर्डर भी अगर 4 by 2 होगा, तभी हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इनकेस अगर ये ऑर्डर, ये वाला और ये वाला अगर आपस में बराबर नहीं होंगे, दोनों को बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज को आपस में बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। तो जब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारा बराबर होगा, तभी हम ये जोड़ने और घटाने का काम सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब इसका देखिए ऑपरेशन कैसे होता है। अगर हम कोई x मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और y को मैंने ले लिया सपोज 7 8 9 10 11 12। तो जो x और y का जो एडिशन होता है ना, ये एलिमेंट वाइज होता है। मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारे पहले एलिमेंट से जुड़ जाएगा, अर्थात 1 + 7। जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, 2 और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, ये हमारे आपस में जुड़ जाएंगे 2 + 10। इसी तरीके से हमारा 3 + 8 4 + 11 5 + 9 और 6 + 12 हो जाएगा, और यही आपको उत्तर मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम कह दें मान लीजिए y - x की बात करें, तो y - x में भी क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारे y के करस्पॉन्डिंग एड्रेस के एलिमेंट हैं, वो हमारे x के करस्पॉन्डिंग एड्रेस के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर हम कहें कि हमारा पहला एलिमेंट y का क्या है 7 और x का पहला एलिमेंट क्या था 1 1 1, तो जो हमारा पहला एलिमेंट आएगा 1 1 पे 7 - 1 हो जाएगा। उसी तरीके से आप अगर ध्यान दीजिए कि दूसरा एलिमेंट क्या है 10 और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे x में क्या है 2, तो ये 10 - 2 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट आपका क्या है 8 - 3 8 - 3 और चौथा एलिमेंट 11 - 4 11 - 4 और उसी तरह से आपका पांचवा 9 - 5 और 12 - 6 हो जाएगा। तो आपको y - x का भी ऑपरेशन आराम से मिल जाएगा। यही काम हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। तो हम अपने एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं 4 by 2 की, जहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिया हुआ है 1 से 8 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये आपका, और बाई रोज इक्वल टू ट्रू, मतलब कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं 1 से 8 तक की, ये हमारी रो वाइज अरेंज होंगी। तो आपको देखिए ये मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 6 7 एंड 8। ओके, इस डायरेक्शन में आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब हम एक और मैट्रिक्स
तैयार कर लेते हैं जिसमें कोई मुझे ऑर्डर का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स x को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे पता है कि आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, तो मैंने उसी x मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये वाला आउटपुट निकाल लिया। अब आपको पता है कि जब हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, x और 5 इंटू एक्स। अब हम दोनों का एडिशन करते हैं। तो खास बात क्या है, x का ऑर्डर क्या है हमारा 4/2 और 5x का ऑर्डर क्या है 4/2। तो दोनों हमारे एलिमेंट आपस में ऐड हो सकते हैं। और आप ये देखोगे कि जब आपको एडिशन करना अगर है मैट्रिक्स का, अगर तो मैट्रिक्स का एडिशन के लिए हमारा सिंबल वही है प्लस साइन जो हमारा पहले होता था। कहने का मेरा मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन हमारा पहले वाला ही है, खाली जो मल्टीप्लिकेशन का साइन मैट्रिक्स में बदल गया है। जो साइन मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए स्केलर वर्सेस स्केलर और डेटा वेक्टर वर्सेस डेटा वेक्टर या स्केलर वर्सेस डेटा वेक्टर के लिए लिया था, वही यहाँ भी मैट्रिक्स में भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमारा कमांड एक अलग हो जाएगा, और अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन का से स्टार का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसने आपको एलिमेंट वाइज ऐड करके ये आउटकम पकड़ा दिया है। ओके, उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 5 इंटू एक्स में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारा कमांड माइनस साइन ही है। ओके, तो आपको देखिए ये आउटकम मिल जाएगा। अब हम जरा सा इसी कमांड को आपको पहले हम R में करके दिखा दें। देखिए ये हमने ले लिया मैट्रिक्स अपनी x और इसी में मैंने कर दिया 5 इंटू एक्स। ओके, अब आप जरा x प्लस 5 इंटू एक्स करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा। देखिए ये जो था 1, ये आपका 5 में एलिमेंट में ऐड हो गया, 6 हो गया। ये जो एलिमेंट था 2, ये अगली मैट्रिक्स के उसी एड्रेस पर जो एलिमेंट है उसमें ऐड हो गया, 2 + 10 12। और उसी तरीके से आप अगर देखोगे कि x मैट्रिक्स में जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनका जो भी एड्रेस है और जो भी हमारी अगली मैट्रिक्स के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, सेम एड्रेस के एलिमेंट्स का आपस में योग हो जाएगा। ओके, तो बहुत कठिन तो नहीं है ये। ओके, इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो हमको क्या करना होगा, माइनस साइन करना होगा। अब हम यहाँ पे आपको दोनों करके दिखाएंगे, x माइनस 5 स्टार x और 5 स्टार x माइनस x। देखिए क्या होता है, इसमें भी आप अगर ध्यान दें तो x में आपका देखिए जो भी मैट्रिक्स ये आपकी थी x, ये थी आपकी 5 इंटू एक्स। तो जो भी इसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस के जो भी नंबर थे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। जैसे पहला आपका x11 था 1 और 5 इंटू एक्स में जो आपका पहला एलिमेंट था 11 एड्रेस पे, ये क्या था 5। तो 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4। और उसी तरीके से दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस के एलिमेंट्स थे उनकी जो वैल्यूज थी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। ओके, अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे 5 स्टार x माइनस x करें तो देखिए ये मैट्रिक्स आपने जो निकाली थी, जो अब नया रिजल्ट आपका वही आएगा, बस खाली माइनस साइन का फ़र्क होगा। तो मेरा कहने का मतलब, आपको समझाने का मतलब ये था कि हम जब भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें से हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, वो सारे हमारे गणित के नियम यहाँ भी फॉलो होते हैं। और इसके अंदर हमारा जो भी बॉडमास का रूल है ये भी हमारा फॉलो होता है। और डेफिनेटली हम जब बॉडमास के रूल की बात करेंगे तो हमको जो भी मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के नियम है उनका मुझको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम चौथी बात करते हैं डिवीज़न की। अब मैट्रिक्स में डिवीज़न तो कुछ होता नहीं है, राइट। उसकी जगह हमारे पास होता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हम उसको निकालते हैं। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स होती है x तो इसका हम इन्वर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं x और सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं -1, राइट। अब यहाँ पर देखिए
बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकालते हैं तो इन्वर्स निकालने के लिए इनके अपने नियम होते हैं। जैसे कि आपकी जो मैट्रिक्स X है वो आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, राइट। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स ली है X, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ X, ये जो इसकी वैल्यू है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इसी कंडीशन को हम अलग अलग तरीके से कॉलम रैंक, रो रैंक, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एनीवे हम यहाँ पर इतना विस्तार में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं करने वाले हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ये बताऊं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि अगर हम जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो भी अपना इन्वर्स निकालना चाहते हैं उसमें हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकालेंगे। लेकिन मैं आपको उदाहरण आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होती हैं, अर्थात वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है, और अदर कोई एक आयताकार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, उस केसेस में भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड इन्वर्स। उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरलाइज इन्वर्स को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर तरीके से जनरलाइज इन्वर्स का मान अलग अलग आता है। अर्थात कि अगर मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है और उसका अगर हम जनरलाइज इन्वर्स अलग अलग तरीक़ों से निकालेंगे तो उनके जनरलाइज इन्वर्स की जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग आएंगी। उन सभी प्रोसेस में सिर्फ खाली एक ही तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं मूर पेनरोज इन्वर्स। ये जो हमारा होता है ये हमारा एक जनरलाइज इन्वर्स निकालने का तरीका होता है, लेकिन ये मुझको एक यूनिक इन्वर्स देता है। मतलब कि अगर आप इस तरीके से इन्वर्स निकालेंगे तो आपको एक ही इन्वर्स मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पे जो हमारा सिंपल इन्वर्स होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब मैंने एक यहाँ पर मैट्रिक्स ली y, इसको मैंने 2 by 2 की मैट्रिक्स ले ली और इसके एलिमेंट्स को मैंने 48, 200, 200, 220 कर दिया। अब इस मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए मेरा कमांड होता है सॉल्व, SOLVE। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, R में इन्वर्स निकालने का कमांड का नाम कुछ अलग से किया गया है। ये कमांड का नाम सॉल्व इसलिए है क्योंकि हम जब कभी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम इन्वर्ट करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसे इन्वर्स निकालते हैं, इसीलिए इसको उन्होंने सॉल्व का नाम दिया हुआ है। तो अब देखिए, ये मैंने अपनी मैट्रिक्स लिख ली y और यहाँ पे हम इसमें से ऑपरेशन लगा देते हैं सॉल्व ऑफ y। तो सॉल्व ऑफ y हम जैसे भी करेंगे सॉल्व और उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर आपको अपनी मैट्रिक्स का नाम लिखना है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, और एक खास बात ये होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स हमारी है y, इसका इन्वर्स हमारा है y इन्वर्स, तो अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी हम कभी किसी सॉफ्टवेयर में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की बात करते हैं तो ये इन्वर्स हमारे एल्गोरिथम पर निकालना जाता है। तो अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में किसी हाई डायमेंशन की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके इन्वर्स अलग अलग आते हैं, लेकिन जो अलग अलग होते हैं लेकिन वो उनके बीच का अंतर बहुत कम होता है और वो प्रैक्टिकली उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि उनकी वैल्यूज़ थोड़ा सा अलग अलग आए। इसके पीछे कारण यही होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता जाएगा ये जो अप्रॉक्सीमेशन है इसमें आपको अंतर बढ़ता जाएगा। ओके, अब हम जरा सा इस ऑपरेशन को आपको आर में करके दिखा दें। तो चलिए हम अपनी इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं y। देखिए y आपकी क्या आ गई, ये वाली मैट्रिक्स, और मैंने यहाँ पे लिखा दिया सॉल्व y, राइट। अब आपको देखिए, आप यहाँ पे करेंगे, अगर आप इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करिए y और सॉल्व y का, देखिए क्या आता है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो आइडियली आपके पास ऐसा ही होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने मैट्रिक्स थ्योरी में एक चीज पढ़ी होगी, आइगन वैल्यूज, या इसको लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और साथ में उसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहते हैं। और इसको हमारा एक और नाम भी है आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में क्या करते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमारी होती है ए, हम इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए माइनस एक हम स्केलर लेते हैं लैम्डा और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं आई, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा ए के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए और इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसको हम 0 के बराबर रख देंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से मुझको लैम्डा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। राइट, अगर आपकी 3×3 की मैट्रिक्स है और अगर हमारे मैट्रिक्स नियमों का पालन करती है तो आपको लैम्डा की 3 वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। राइट, हमारे पास इसकी पूरी थ्योरी होती है कि कब ये बराबर होंगी, कब बराबर नहीं होंगी, और अगर 0 होंगी तो उसका क्या मतलब है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट आप कैसे निकालते हो। अब अगर आपने कहा कि अगर आपके पास 3×3 की मैट्रिक्स है ए, तो आपको लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। आप इन वैल्यूज़ को ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स बी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आप बी की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए और ये जो बी की वैल्यूज़ आएंगी इनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़। राइट, तो ये मैंने आपको यहाँ पे खाली बताया है कि आपको क्या प्रोसेस होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप उसको किसी भी मैट्रिक्स थ्योरी की किताब से जा करके देख सकते हैं और उस मैट्रिक्स थ्योरी में आइगन वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक रूट बहुत ही पॉपुलर होते हैं और ये बाकी इश्यू में भी बहुत कम आते हैं। तो अगर इनकी वैल्यूज़ को मुझे अगर निकालना है आर सॉफ्टवेयर में तो मेरा कमांड होता है आइगन, EIGEN, और ब्रैकेट में हमको अपनी मैट्रिक्स जिसका मैं आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना चाहता हूँ और उसके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना चाहता हूँ या आइगन वेक्टर निकालना चाहता हूँ, उस मैट्रिक्स का नाम लिख दिया जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको यही वाली मैट्रिक्स जो भी मैंने ली हुई है, हम उसी में आपको देखिए आइगन वैल्यूज़ निकाल करके दिखाते हैं। जैसे मैंने वाई मैट्रिक्स ली हुई है, यहाँ पर मैंने कमांड लगा दिया आइगन वाई। तो आप देखोगे, देखिए ये जो वैल्यूज़ मिल गई ये आपकी 2×2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। ये आपकी क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, मतलब ये आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं ये आपकी। राइट, इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है आइगन वैल्यूज़ हैं ये। और ये जो वैल्यूज़ हमारी है लैम्डा 1, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो देखिए इसकी वैल्यू हमारी ये आई है और जो लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो हमारी वैल्यू ये आई है। ओके, तो आपने देखा ना कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालना बहुत ही आसान काम है। ओके, हम इसी काम को ज़रा सा आपको पहले आर में करके दिखा कहते हैं जो बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वाई आपने लिया था, ये आपने इसकी आइगन वैल्यू निकाली वाई, देखिए ये आउटकम मिल जाएगा आपको। राइट, उसी तरीके से आप अगर कोई और मैट्रिक्स लेंगे तो भी आप उसका आइगन वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अपने एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मिसिंग डेटा। और ये मिसिंग डेटा क्या होता है, आज इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम इसको के ऊपर और डिटेल देखेंगे कि हम इसको आर में कैसे हैंडल कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए इस टॉपिक को आज मैं कंसीडर कर रहा हूँ सो दैट कि आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकें और अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक कुछ ऐसी सिचुएशन लीजिए जहाँ पर मैंने कोई एक मेडिसिन के ऊपर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। अब उसमें उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने सपोज 50 लोगों को अपने क्लिनिक में कॉल किया। हाँ, उनकी कंसेंट ले ली कि वो हमारे उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
ये बहुत आवश्यक होता है। और हमारा काम ये है कि हम उन 50 पेशेंट्स को हम अपनी दवा देंगे और दवा देने के बाद अगले दिन हम उनको अपनी क्लिनिक में कॉल करेंगे और उनका हम ब्लड प्रेशर नापेंगे। और ये काम हम 1 हफ्ते तक 7 दिनों तक रोज करेंगे कि आज मैंने 50 पेशेंट को कॉल किया, 50 पेशेंट को मैंने दवा दी और उनका मैंने ब्लड प्रेशर आज नोट किया और मैं कल उनको मैं फिर से अपने क्लिनिक पे उसी टाइम पे कॉल करूंगा और मैं उनका ब्लड प्रेशर देखूंगा और मैं उनको फिर से दवा खिलाऊंगा और उसके बाद मैं उनको अगले दिन फिर से कॉल करूंगा उसी टाइम पर। पहले मैं उनका ब्लड प्रेशर देखूंगा और उसके बाद मैं उनको दवा खिलाऊंगा और ये प्रोसेस मुझको 7 दिनों तक करनी है। तो अब आप ये मान लीजिए अगर हमारे पास 50 पेशेंट हैं तो हर एक पेशेंट का मेरे पास 7 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे जो उसका 7 दिनों का ब्लड प्रेशर होगा। अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कोई एक पेशेंट हमारा ऐसा है जो 2 दिन आता है और तीसरे दिन वो नहीं आता है और फिर वो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन आ जाता है। तो इस पेशेंट का डेटा हमारे पास 7 दिनों में से 6 दिनों का है, 1 दिन का डेटा नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम उस पेशेंट का डेटा पूरा हटा दें और जो हमारे 50 की जगह 49 पेशेंट्स हैं हम उनका डेटा खाली लें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उस पेशेंट का जो भी 6 वैल्यूज अवेलेबल हैं उसको ही इस्तेमाल कर लें और जो एक वैल्यू मिसिंग है उसको इग्नोर कर दें। अब यहां पर जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में कुछ हमारे पास मेथोडोलॉजीज होती हैं जिसके थ्रू हम जो वैल्यूज हमारी मिसिंग हैं उसको हम बाकी 6 दिनों के का जो डेटा अवेलेबल है उनका उपयोग करते हुए एस्टिमेट कर सकते हैं और उसको वहां पर रख सकते हैं कि अगर ये पेशेंट हमारा आया होता तो शायद इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती और हम अपने डेटा को हम कंप्लीट करके हम अपनी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं और इस टेक्निक को बोलते हैं हम इम्प्यूटेशन। लेकिन मैं यहाँ पर इम्प्यूटेशन और मिसिंग डेटा मॉडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर आपके डेटा में वो वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम कैसे हैंडल करें। और ये तो हमारे पास जो भी हम अगर अपना डेटा इकट्ठा करते हैं उसमें से बहुत ही कॉमन होता है। कोई हमारा सर्वेयर होता है जो कहीं पे सर्वे करने जाता है और कुछ समय के बाद उसको बताया गया कि आप सपोज आपको किसी कॉलोनी में हाउस नंबर 2, 4, 6 और 8 में जाना है। वो 2, 4 में तो गया लेकिन 6 में वो जब जाता है तो वहाँ पे वो आदमी है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं, उसके घर में ताला बंद है, तो वो तो वहाँ का डेटा नहीं ले पाएगा। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जो हमारा सर्वे है वो तो नहीं कंप्लीट हुआ। तो उस सूरत में हम एक काम कर सकते हैं, हम उस डेटा को जो मेरा नहीं रिकॉर्ड हुआ है हम उसको दिखा सकते हैं मिसिंग मतलब कि ये डेटा मेरे पास नहीं है। और फिर हम जो भी हमारे बाकी हमारे डेटा सेट है हम उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने बाकी डेटा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मिसिंग डेटा। लेकिन उसके साथ में हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पता क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है हम उसको इग्नोर करें। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है हम उसको समहाउ इस्तेमाल करें। अब जो इंसान सर्वे करने गया है उसको तो मिसिंग डेटा मिल गया, लेकिन उस मिसिंग डेटा को जब हम आर में डालने की कोशिश करेंगे
तो उसको आर कैसे पहचानेगा? एक तो ये सवाल आता है। इनकेस अगर वो वहां पे कुछ भी नहीं लिखेगा तो उसको आर ब्लैंक स्पेस मान लेगा, तो उससे क्या गलत हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं कि हमारे पेशेंट का तीसरे दिन का डेटा मिसिंग है, और अगर मैंने वहाँ पे ब्लैंक स्पेस डाल दी, मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो वो चौथे दिन के डेटा को हमारा आर सॉफ्टवेयर तीसरे दिन का डेटा मान लेगा और पांचवें दिन के डेटा को चौथे दिन का डेटा मान लेगा। उससे तो मेरा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो मुझे आर को ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे तीसरे दिन का डेटा नहीं है, तीसरे दिन का डेटा मिसिंग है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि आर को हम ये कैसे बताएं कि यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है। आर तो खाली हमारे आदेशों का पालन करता है, और अगर हमारे किसी डेटा सेट में कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम कैसे हैंडल करें। हमारे बहुत से कमांड होते हैं, आपने बहुत से फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक, सम, प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट, इस तरह के बहुत सारे कमांड पढ़े हैं। उन फंक्शंस को हम कैसे हैंडल करें? अगर हम ये कहते हैं हमारे पास 7 दिनों की वैल्यूज हैं और हमको 7 दिनों की वैल्यूज का जोड़ निकालना है, सम निकालना है, तो हम सिंपल सा अपना फंक्शन है सम SUM उसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम पैरेंथेसिस में जो अपना डेटा देंगे उसको कैसे दिया जाए, वो तो हम सीख करके अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो 7 दिनों की जगह मेरे पास खाली 6 ही वैल्यूज हैं। हम 6 वैल्यूज को करेंगे तो वो तो कह देगा ठीक है आपके डेटा में 6 वैल्यूज हैं, हम आपको 6 वैल्यूज का सम दे देते हैं। लेकिन जो मेरी सही कंडीशन थी कि 7 में से 6 वैल्यूज हैं और एक वैल्यू मिसिंग है, ये तो नहीं इंडिकेट हुई। तो अब आर में मिसिंग वैल्यू को कैसे इंडिकेट किया जाए और आर के अंदर हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करें, ये मेरा टॉपिक है। तो आज मैंने आपको ये मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं इसके बारे में बता दिया। अब अगले टर्न पर हम आपको इन मिसिंग वैल्यूज को आर में कैसे इंडिकेट करें अपने डेटा सेट में। अगर कोई वैल्यू मिसिंग है उसको हम कैसे रिपोर्ट करें, और अगर आपके पास डेटा सेट आ जाता है उसमें से कैसे पता करें कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मिसिंग वैल्यू है तो आपके जो फंक्शंस के कमांड हैं वो भी बदल जाएंगे, और अगर सारी वैल्यूज हैं तो आपके कमांड जो हमने अब तक किए हुए हैं आपको उनको ऐसे ही हैंडल करना है। आप सोच सकते हो कि आपके पास कोई डेटा सेट आ रहा है जिसमें हजारों, लाखों, करोड़ों वैल्यूज हैं, आप उनको आंख से तो नहीं देख पाओगे। आपको कोई ये आर का ऐसा कमांड चाहिए जो आपको ये बता सके पहले कि क्या इस डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है। अगर आंसर आता है हाँ तो हम ये वाला कमांड यूज करेंगे, अगर आंसर आता है ना तो हम ये वाला कमांड यूज करेंगे। इसको कैसे पता किया जाए? तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए कि मिसिंग वैल्यू क्या होती है, और हम आपको अगले टर्न पर मिसिंग वैल्यू को आर में कैसे हैंडल करते हैं इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।